सभी साथियों को सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जैसा आप लोग देख रहे हैं, मेरा नाम शुभ राकेश बौद्ध कथावाचक, ग्राम खुसरोपुर, उन्नाव। और यहाँ जैसा मुझे पता चला कि 7 दिवसीय बुद्ध कथा का आयोजन रखा गया हुआ है गांव समाज के द्वारा, तो हम चलते हैं उसी गांव की तरफ और हम मिलते हैं कथावाचक जो वहाँ के हैं और कुछ लोग हैं, तो हम जाके वहाँ से उनसे बात कराते हैं, आपको जागरूक करवाते हैं। गुरुजी सादर जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम नमो बुद्धाय। जय भीम, जय संविधान, जय मूल निवासी। जी गुरुजी, तो हमें पता जैसा चला था कि आपका कार्यक्रम 7 दिवसीय बुद्ध कथा आयोजन रखा गया हुआ है, तो चलते चलते आज वहाँ कितने दिन हो गए? आज वहाँ का 6वां दिवस है। जी जी। और लोगों का जो जागरूकता दिखाई पड़ रही वहाँ पे, जी तो मुझे ऐसा तो क्योंकि जहाँ कहीं भी पहली बार जाता हूँ तो कुछ ना कुछ हेजिटेशन होती है वहाँ पे कि यहाँ के लोग कैसे होंगे, यहाँ का माहौल कैसा होगा, यहाँ का बुद्ध कथा में कोई प्रकार का विघ्न तो नहीं आएगा, या बाबा साहब के प्रचार प्रसार में कोई बाधा तो नहीं आएगी। लेकिन ऐसा पहला दिन जो देखने को मिला, लोगों का जो सम्मान था, लोगों का जो रुझान था कार्यक्रम के प्रति और मिशन के प्रति, देख करके मुझे काफ़ी हर्ष और उल्लास प्रतीत हुआ कि मतलब कि ऐसा ही अगर मतलब 1-2-3 साल चलता रहा तो हो सकता है कि मतलब बहुत सारा बदलाव हो सकता है। जी। तो जैसा गुरुजी आपका कार्यक्रम चलते चलते आज 6ठा दिवस है, तो हमें कुछ पता लगा कि समाज में कुछ थोड़ा थोड़ा प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? हाँ, समाज में प्रभाव पड़ेगा, पर जितनी जल्दी लोग कहते हैं कि आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया है, जी जी। गौतम बुद्ध के बारे में बताया गया है, तो लोगों की सोच ये है कि बिल्कुल तुरंत बदल जाए, तो ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज नहीं, कल ज़रूर बदलेगा। जी जी। तो गुरुजी आपका कार्यक्रम या सैंपल करते हो या झांकी द्वारा करवाते हो, इसका कोई रीज़न? देखिए, जो दोपहर की और दिन की पाली होती है वो तमाम प्रकार के भाषण शैली और तमाम प्रकार के गीत, गज़ल, जी जी। कव्वालियों के माध्यम से लोगों के साथ में अपनी बातों को, अपने विचारों को प्रस्तुत करने का मौका होता है। जो रात्रि पाली होती है उसमें छोटे-छोटे बाल कलाकारों के माध्यम से जो हमारे महापुरुषों की झाँकियाँ होती हैं, झाँकियों के माध्यम से हम लोग प्रस्तुत किया करते हैं। जी जी। तो गुरुजी ये 7 दिन का आप लमसम खर्चा कितना लेते हो? तो हमारे दर्शक कुछ जानना चाहते हैं, जैसे करवाना चाहते हैं, तो आप बता देंगे तो उनको भी कुछ देखिए, इस विषय के बारे में जो है हम कुछ कहना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ आर्थिक सहयोग ज़रूर होता है, ठीक है? जी जी। तो परिस्थितियों को देखते हुए मतलब मेरा मुख्य टारगेट ये नहीं है, ठीक है? जी। कि पैसा ही सब कुछ होता है, ठीक? उसके बदले यदि समाज का एक उल्लास ये हो रहा है कि बुद्ध कथा होनी चाहिए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विषय के बारे में बताना चाहिए, तो उसमें मैं पैसे को विशेष महत्व नहीं देता हूँ। हाँ, ये मानता हूँ ज़रूर कि पैसा के बिना कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन जी जी। जब मैं कोई अच्छे कार्य के लिए निकलता हूँ तो फिर भगवान गौतम बुद्ध की जो है कामना जो होती है, जो कृपा होती है, जो करुणा होती है, तो सदैव बनी रहती है। जी गुरुजी, जैसे अभी हमारे दर्शकों ने कमेंट किया था अगले वाले वीडियो में कि गुरुजी से कुछ क्वेश्चन करना है। हमने पूछा कि भारतीय संविधान बनाने में कुल खर्चा कितना आया था? देखिए, भारतीय संविधान बनाने में उस समय में जो इतिहास बताता है, जो पुस्तकों में लिखा हुआ है, 63,79,729 रुपये भारतीय संविधान को बनाने में उस समय लागत आई थी। जी गुरुजी, और उसका समय कितना लगा था बनाने में? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था। 26 जनवरी 1950 को देश अपना गणतंत्र हुआ, और उसके बाद में हम सभी लोग संवैधानिक तौर पे मतलब अपने अधिकारों को प्राप्त किया। हाँ, ये ज़रूर है, संवैधानिक अधिकारों को हमें उनको सुरक्षित रखने के लिए हमें एक संगठन की ज़रूरत होती है, और हमें संगठन हमारा तभी सफल होगा जब हम सभी लोग एकता के सूत्र में बंधेंगे, भेदभाव को मिटाते हुए समस्त जितनी भी श्रेणियाँ हैं, चाहे एससी हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, या मतलब XYZ जनरल कैटेगरी की क्यों न हो, लेकिन सभी को एक कड़ी में जब जोड़ेंगे तभी ना हमारा संविधान बच पाएगा। जी गुरु, जैसे क्वेश्चन को भी कमेंट में आया था कि गुरुजी से ये पूछना कि बाबा साहब उंगली ऊपर को उठाए क्यों रहते, इसका रीज़न क्या है? देखिए, इसका रीज़न मेरे हिसाब से हम इस देश के शासक हैं, कहीं न कहीं कांशीराम जी भी बता कर के गए, जी जी। और लगभग घर पर भी जो क्रांतिकारी लोग होते हैं उनके घर पर भी एक थॉट लिखा होता है कि हम इस देश के शासक हैं। बाबा साहब ने भी यही कहा था कि अगर हमें अपने अधिकारों को प्राप्त करना है, अपने
समाज को बदलना है तो हमें उस संसद तक पहुंचना पड़ेगा। और उंगली का एक और भी इशारा है कि मतलब हमें जो है अपने समाज के ओर इंगित करते हुए कहते हैं कि हमारा जो बिखरा हुआ समाज है इसको पुनः फिर से एक करो, हम लोग पुनः फिर से एक संगठन में जुड़ जाएं। जी गुरुजी, आपने और वैसे यदि राकेश जी बहुत से लोग होते हैं, ठीक है, कभी कभी हाथ से प्रसंग भी निकल आता है, ठीक जी है, जी जी बच्चे तमाम प्रकार के नटखट होते हैं, जी तमाम प्रकार से उनको हैंडल करना मुश्किल पड़ जाता है। तो अगर इस चीज़ को माना जाए कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको बताने के लिए मालूम मैं तो यही बताता हूँ कि बेटा बाबा साहब हम्म, एक उंगली जो उठाए हुए हैं, जी जी क्योंकि बच्चों को संसद के बारे में बताना या उनके एकता के बारे में बताना वो उतना नहीं समझ में आएगा। मैं तो ये कहता हूँ कि मालूम बेटा ये कह रहा है कि बोलो वो किताब रखी हुई है और जी जी। चुपचाप अपनी पढ़ाई करते रहो और तब तक करते रहो जब तक तुम्हें तुम्हारी सफलता ना हासिल हो जाए। एक गुरुजी लास्ट में क्वेश्चन हो रहा था कमेंट में, उसमें ये कमेंट में था गुरुजी से ये पूछना, बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस कब हुआ था और किस सन में हुआ था? 6 दिसंबर 1956 को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस हुआ था। और राकेश जी जी मुझे लोग याद कर रहे होंगे इसलिए माफ़ी चाहूँगा। उसके बाद में हम लोग अभी जाएंगे अपने कथा स्थल की ओर जहाँ पे मतलब हमारा कार्यक्रम के लिए स्टेज लगाया गया है, जी क्योंकि समय भी हो रहा है, वहाँ की तैयारियाँ और भी देखनी होगी। बहुत बहुत साधुवाद। जय जी। भीम, जय भारत। गुरुजी एक एक आपका स्थान कौन सा है, निवास यानी कोई कुछ जैसे? देखिए निवास तो जो है मेरा हर घर में निवास है, ठीक नहीं है। गुरुजी, अगर मेरी फीलिंग्स को देखा जाए, मैं अभी तो 7 दिन तक मेरा निवास यहीं पे है। जी जी जी, नहीं कहने का मतलब ये है कि आपका आवास कहाँ है, जैसे कुछ दर्शक हमारे। हाँ, वो उन दर्शकों को बताना चाहूँगा कि मेरा भी एक बहुत प्यारा जनपद है, उन्नाव जनपद से मैं आता हूँ। जी जी और उसमें ब्लॉकगंज मुरादाबाद क्षेत्र जो है हमारा, वही आवास है। जी, बहुत बहुत गुरुजी, सादर जय भीम, नमो नमो बुद्धाय, बुद्धाय। जय भीम, भवत सब मंगल।